हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। साथ ही साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यानी अफवाह वेग का और करंट यानी धारा के बीच का संबंध जाना था। और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपकी करंट डेंसिटी है यानी धारा घनत्व है, उसका आपका वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ यानी अफवाह वेग के साथ क्या संबंध है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, जो है आपका मोबिलिटी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मोबिलिटी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी की। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी बेसिकली है मोशन करने की एबिलिटी यानी गति करने की एबिलिटी। यानी जो आपके पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जो आवेश हैं, वो किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता या उसकी जो मोबिलिटी है उसकी बात करें। अब अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी को हम म्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें मोबिलिटी की, मोबिलिटी क्या है? ये एक रेशियो है, अनुपात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या है? अनुपात है। यानी एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही आपका क्या है? मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी क्या है? मोशन करने की एबिलिटी। यानी जब भी कोई भी पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी विद्युत क्षेत्र पे जो है रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में होता है, तो वो मोशन किस प्रकार से करता है, गति कितनी करता है, यही आपकी मोबिलिटी कहलाती है। तो मोबिलिटी म्यू इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी मोबिलिटी क्या है? गतिशीलता को प्रति यूनिट विद्युत क्षेत्र के बहाव वेग या अपवाह वेग के परिमाण के रूप में, अपवाह वेग के परिमाण के रूप में परिभाषित किया जाता है। म्यू बराबर वीडी अपॉन ई होता है। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है आपकी? मीटर स्क्वायर पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है इसकी? मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये क्या है इसकी? आपकी यूनिट है यानी आपका मात्रक है। ठीक है, तो मोबिलिटी आपकी ये हो। अब मोबिलिटी में यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें, दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वास्तविक तौर पे आपका होल। वहीं जब हम होल की बात करते हैं तो होल को हम पॉजिटिव चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं, यानी क्या है? धनात्मक आवेश है। और अगर हम उसकी बात करें तो ये वास्तविक तौर पे होता है। बेसिकली अगर हम बात करें होल्स की, तो होल के कॉन्सेप्ट को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। हम ले लेते हैं आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो इसमें एक इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। तो सेमीकंडक्टर जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, तो ये आपके क्या है? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो है आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए जो है किसी भी एटम को जो है आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, यानी बेसिकली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं आपस में। इस तरीके से शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या करते हैं? ये अपनी जो है स्टेबिलिटी बनाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यानी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें कि जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या किया, एनर्जी दी यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से बाहर चला गया, मूव करा ये इलेक्ट्रॉन और कहाँ पहुंच गया, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जो है इस स्टेट से बाहर चला गया, किसके कारण, एनर्जी के कारण, ठीक है, तो क्या हुआ, अपनी ऑर्बिट से बाहर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो, ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए हमने एनर्जी दी यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर चला, ठीक है, इसका मोशन इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका, आप एनर्जी दिया, उसने मूव किया, तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब जो पीछे बचा, जो वैकेंसी बची, उसे क्या बोलते हैं, हम होल कहते हैं। होल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब आप इलेक्ट्रॉनों को देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, किसी भी जगह पे वो मूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपके होल्स होते हैं, वो हमेशा जहाँ पे आपके बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, जहाँ पे आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वहीं पे वो मूव करते हैं, वहीं पे वो गति करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप करके कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन जब होल के मोशन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में जो है गति करते हैं। साथ ही साथ अगर हम होल की बात करें, तो होल की जो दिशा होती है मोशन की, यानी गति की जो दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, होल की जो गति की दिशा होती है, वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इस कारण जो है आपका जो है होल बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह से बाहर चले जाते हैं, दूसरी जो आपकी ऑक्टेट है, दूसरी जो आपके ऑर्बिट है, वहां चले जाते हैं, जिससे वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और इस वैकेंसी को ही हम होल कहते हैं। इसे हम पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो है, इनका जो मोशन होता है, यानी होल का जो मोशन होता है, वो आपका बॉन्ड में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन होल आपके सिर्फ बॉन्ड में ही मूव कर सकते हैं, बॉन्ड में ही गति कर सकते हैं, जिसके मोशन की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में हो। अब हम इनकी मोबिलिटी की बात करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी की, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, वो ज्यादा होती है होल की मोबिलिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी होती है, वो होल की मोबिलिटी से ज्यादा होती है, क्योंकि वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपके होल्स हैं, वो सिर्फ बॉन्डिंग में ही मूव करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपका मोबिलिटी है म्यू, बराबर होता है वीडी बाई, जहाँ पे वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम वीडी की बात करें, तो वीडी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, वीडी बराबर ई ई टाउ अपॉन एम। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। वीडी की बात करें तो ई ई टाउ अपॉन एम है। एम क्या है, मास, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई चार्ज है, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वीडी की वैल्यू रखेंगे, यानी इक्वेशन 1 में आप वीडी की वैल्यू रखेंगे, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 समीकरण 2 से वीडी की वैल्यू या वीडी का मान एक में रखने पर
ठीक है। तो आपका आएगा म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम ई। तो यहाँ पे आपका ई से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, ये आपकी मोबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपकी मोबिलिटी आ गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोबिलिटी है, ठीक है, गतिशीलता है, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? टाउ के ऊपर, क्योंकि ई जो है वो चार्ज है, चार्ज आपका आवेश जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। एम मास है, मास भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है? नियतांक है। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है? टाउ पे। और टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम किस पे निर्भर करता है? टेम्परेचर पे यानी तापमान। यानी मोबिलिटी किसके ऊपर निर्भर कर रही है? तापमान के ऊपर। तो मोबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। गतिशीलता तापमान के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो आपका जो मोबिलिटी है या गतिशीलता है वो भी कम होगी। टेम्परेचर आपका कम है तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टाउ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, तो क्या होगा? जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, अगर टेम्परेचर क्या है? कम है, तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, तो इसलिए मोबिलिटी भी ज्यादा होगी। और इसी तरीके से टेम्परेचर अगर ज्यादा है, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और मोबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी मोबिलिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका ओम का नियम। अब अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ आपने जो है क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, ओम का नियम आपने 10th में भी पढ़ा है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, आपके पास चालक है, चालक से जो करंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो आपके वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगा। यानी जो आपका करंट है, किसी भी कंडक्टर के दो बिंदुओं के बीच करंट का जो फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है, वो विभवांतर या वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। ठीक है, Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. ठीक है, ओम का नियम कहता है दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित धारा सीधे दो बिंदुओं के वोल्टेज के समानुपाती होती है। ठीक है, और इसे हम किस तरीके से लिखते हैं? V is directly proportional to I। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कि आखिर ऐसा क्यों हो। मान लीजिए ठीक है, therefore V equals to R है। अब हमने क्या किया? हमारे पास V क्या आ गया? आपका प्रोपोर्शनल आ गया I के। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो V है वो बराबर है RI के। और R क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, R is constant, V equals to RI, R is constant called resistance। और R क्या है? आपका कांस्टेंट है, यानी नियतांक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, R डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। अब जो R है यानी जो प्रतिरोध है वो कंडक्टर यानी चालक की डायमेंशन,
उसकी जो डायमेंशन है, उसके जो आयाम है उनके ऊपर निर्भर करता है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई के ऊपर निर्भर करता है। एंड ऑल्सो ऑन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, साथ ही साथ ये जिस पदार्थ की ये कंडक्टर बनी है, चालक बना है, उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या है इसकी एसआई यूनिट? इसका मात्रक ओम है, जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल। इसलिए V इक्वल्स टू आर आई, जहां R एक स्थिरांक या नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। R कंडक्टर के आयाम और कंडक्टर की सामग्री के ऊपर निर्भर करता है, इसका मात्रक ओम। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या देखा कि V बराबर क्या है आपका आर आई। अगर हम R की बात करें तो R बराबर होता है V अपॉन आई। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है? R एक नियतांक है जो कि रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। अब R क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। R किसके ऊपर निर्भर करता है? R जो है आपका जो कंडक्टर है, चालक है, उसके डायमेंशन के ऊपर निर्भर करता है, उसकी मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, किस चीज का वो बना है। वो आपका वोल्टेज और करंट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान देना, क्योंकि क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, कंडक्टर या चालक के पदार्थ के ऊपर और उसके आयाम के ऊपर। ठीक है, वोल्टेज और करंट के ऊपर ये निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या हो गया यहाँ पे? R जो है, अगर इसे हम समझे तो R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी जिस प्रकार से जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में क्या होता है, गति में क्या होता है कि कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, मोशन कर रही है, गति कर रही है, कांटेक्ट फोर्स पे है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, वो चल रही है। ठीक है, हमने एक बॉल लिया, उस पर क्या क्या फोर्स लगाया, बल लगाया, वो गति कर रही है। तो जब वो गति करती है, ठीक है, जब ये बॉल क्या कर रही है, गति कर रही है, हमने यहाँ से बल लगाया, फोर्स लगाया, तो इधर की तरफ ये गति कर रही है। तो क्या होता है, आपने ये पढ़ा है कि जिस दिशा में ये गति करती है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है जो इसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसे आप फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार से ही जब भी किसी पदार्थ से धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रवाह, उसकी जो प्रवाह की डायरेक्शन है, उसके विपरीत दिशा में एक जो है, जो लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रवाह को रोकने की कोशिश करते हैं, प्रवाह को बाधित करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक स्थिरांक है जो कि किसके ऊपर निर्भर करता है? कंडक्टर के आयाम के ऊपर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, और साथ ही साथ किस सामग्री या किस मटेरियल का आपका कंडक्टर या चालक बना है, उसके ऊपर भी ये निर्भर। इसको आपको ध्यान देना है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये वोल्टेज और करंट के ऊपर निर्भर करता है। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके जो पदार्थ है, आपके जो कंडक्टर है, उसकी जो डायमेंशन है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ठीक है, वोल्टेज करंट ग्राफ यानी वीआई ग्राफ की। तो आपका वीआई ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीधी रेखा है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इस तरीके से है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की और उसके लिए क्या है, ये ग्राफ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो हर जगह सेम आ रहा है। तो स्लोप क्या है इस ग्राफ में? आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो स्लोप क्या दर्शाता है? प्रतिरोध को दर्शाता है। और ये ग्राफ जो है ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है, उसको ये वेरीफाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस को अगर अभी हम देखें तो हमने क्या जाना कि V बराबर होता है आपके V बराबर होता है आपके आर आई के। ठीक है, R क्या है? कांस्टेंट। R क्या है? R बराबर है V अपॉन आई। ठीक है, तो इससे आप इसकी एक डेफिनेशन देख सकते हैं कि ये क्या है? ये रेशियो है।
रेजिस्टेंस या प्रतिरोध क्या है? रेशियो है, अनुपात है किसका? अनुपात है आपका विभवांतर और धारा। यानी किसी कंडक्टर से किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या है, ठीक है, उस पे जो वोल्टेज डाला गया है उसका जो विभवांतर है वो क्या है, और उस विभवांतर और जो धारा, जो उससे धारा प्रवाहित हो रही है, इन दोनों का जो अनुपात है वही रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध जो है वो अनुपात है विभवांतर और करंट, ठीक है। किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है और उससे जो धारा प्रवाहित हो रही है, उनके बीच का जो रेशियो है, उनके बीच का जो अनुपात है, वही रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मैथमेटिकली इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी कंडक्टर का प्रतिरोध गणितीय रूप से यह कंडक्टर के सिरों पर लागू विभवांतर और इसके माध्यम से बहने वाली धारा का अनुपात है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली जो धारा का प्रवाह है उसको रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो R बराबर V/I, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये धातु के ऊपर निर्भर करता है। यानी जिस धातु का या जिस मटेरियल का जो आपका कंडक्टर है, चालक है, वो बना है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या करता है? ये निर्भर करता है। इसके साथ साथ अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो है आपका कंडक्टर की लेंथ के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, चालक है, इसकी लंबाई क्या है? L, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इसकी जो मोटाई है वो आपकी A है। तो जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसकी डायमेंशन के ऊपर निर्भर करेगा। तो डायमेंशन के ऊपर निर्भर करेगा यानी लंबाई चौड़ाई के ऊपर निर्भर करेगा। यानी R किसके ऊपर निर्भर करेगा? आपका R जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा, और लंबाई की ये क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे आप इक्वेशन 1 बोलेंगे। इसी तरीके से जो प्रतिरोध है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करें, आप लिखेंगे ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, आप लिखेंगे समीकरण एक और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी R समानुपाती है L/A के, ठीक है। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो R आ जाएगा बराबर रो L/A, ठीक है। और अगर हम बात करें रो की, तो ये आपकी क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी है, यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। ये क्या है? प्रतिरोधकता है। और ये किसके ऊपर निर्भर करती है? ये आपके जो कंडक्टर है, चालक है, उसके मटेरियल के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बराबर कब, ठीक है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बराबर तब होगी, यानी R बराबर होगा रो के, कब? जब आपका L जो है 1 मीटर होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका 1
जो है मीटर स्क्वायर। तो इस केस में जो आपका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है दोनों बराबर होगी। ठीक है, इसे आप रोक सकते। तो बच्चों आज हमने जो है आपका रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट देखा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम्स लॉ को जाना, साथ ही साथ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है ये भी जाना। इसके साथ साथ हमने मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा और हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से मूव करते हैं। साथ ही साथ हमने मोबिलिटी और टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है, यानी मोबिलिटी किस प्रकार से तापमान के ऊपर निर्भर करती है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, डेरिवेशन आपको क्लियर हुए होंगे। आपको इन डेरिवेशन को प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मोबिलिटी और जो आपका जो रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।